इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बार वेटेज देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी रिलेटिव काइनेमेटिक्स का खुद का वेटेज जो है करीब 3.5% से लेके 6% के बीच में वेरी कर रहा है, और कम से कम मतलब आप 4-4.5% मान के चलते पूरे फिजिक्स के पेपर में वेटेज, जिसमें आप देख सकते हैं 1D वॉज अ वेरी हेल्दी अमाउंट जो 2022 में बढ़ता बढ़ता करीब 3% तक पहुंच गया था। राइट, और कंसिस्टेंटली 1D का बढ़ रहा है। 2D का भी 2022 में बढ़ा था, बट बाकी 1D से जनरली कम रहता है। और रिलेटिव मोशन जो कि जिसमें लोग जान दिए रहते हैं, ब्लॉक ओवर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल, नियरेस्ट डिस्टेंस, रिवर बोट और 2500 इस तरह की चीज़ें, उसका आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज कवरेज नहीं है। पिछले 4 साल का जो डेटा है ये हमें क्लियर ये चीज़ दिख रही है, और हम सब कुछ यहाँ पे लेकिन कवर कर रहे होंगे। ओके, और लेकिन ऑब्वियसली जो असाइनमेंट मैंने बनाया है, जो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो इसी प्रोपोर्शन में मिलेगी आपको जिस प्रोपोर्शन में है, एंड विल बी ट्राइंग टू कवर 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट द टफेस्ट वन, द वन जो आप प्रैक्टिस करके खुशी खुशी जल्दी जा सकते हैं। दूसरी चीज, ये लेक्चर किसी भी तरह से पूरी थ्योरी कवर करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक असिस्टेंस है जो साथ में आपको पेपर मिला है, ये जो चीज मिली है विच इज द डॉक्यूमेंट, कि भाई ये शॉर्ट नोट्स हैं काइनेमेटिक्स के, उसके साथ में असिस्टेंस है कि इसको देखकर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा पढ़ना। ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन। डिस्क्लेमर थोड़ा जल्दी में बनाया गया, छोटी मोटी एरर्स मिलेंगी जो आप लोग शेयर भी कर रहे हैं मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता होना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, बिकॉज बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की लोकेशन को रिलेट करता है, जबकि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पाथ क्या है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इस वेक्टर से ही आएगा। मूविंग बॉडी, यदि एक बॉडी चल रही है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवर्स ना 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी की भी बातचीत होती है। रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है। अगेन स्पीड नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती मूविंग बॉडी के लिए, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जो वेरी नहीं कर रही हो। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, वेरिएबल, जो कि इस समय पे कुछ है उस समय पे कुछ और है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकलेगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को एक्सेलरेशन नहीं कहते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत डीप भी जा सकता हूँ इन सब चीज़ों के अंदर। काइनेमेटिक्स के जो मेरे लेक्चर्स हैं शायद यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं इसी चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत डीप भी जाया जा सकता है। पर अगेन आवर पॉइंट इज जस्ट टू हिट मेंस, क्योंकि टाइम भी कम है और कई बच्चे सिंसियरली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टाइम कम से कम लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आउटपुट ले सके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेशन वेरी ना करे। ऑलराइट, तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट डायरेक्शन इट पाथ्स मस्ट बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका प्रूफ मैं अपने लेक्चर में देता हूं, यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहा, लेकिन ये बात याद रख सकते हैं, यदि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग, वो आप कहीं और देख सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है। ओके, यदि वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो मैग्नीट्यूड का हो चाहे डायरेक्शन का हो। ओके,
और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मुझे आप पढ़ के देख लीजिएगा। ऑलराइट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जो एक्सेलरेशन खुद वेरी कर रहा हो तो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फाइनल चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। आप पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई करके फिर रीचेक कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। पार्टिकल की वेलोसिटी हमको यहां पे दे रखी है कि ऐसे वेरी कर रही है b√x, स्पीड दे दीजिए, बट चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यहां पे स्पीड और वेलोसिटी का इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। t इक्वल टू टाउ पे स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, ये पूछा गया है। ऑलराइट, और x के साथ वेरिएशन दिया गया था। नाउ वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। v b√x दे रखा है तो पहले अपन ने इसको dx/dt लिख दिया ताकि हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए। तो जैसे ही x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया ताकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए। तो ये बेसिक कैलकुलस का यूज हमें आना चाहिए इन सवालों के अंदर, और इस पे सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। ऑन अ प्लैनेट लिख दिया, मतलब आपको यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू पता नहीं है। लास्ट हाफ सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कवर्स 90 मीटर, तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? लास्ट के आधे सेकंड में वो 19 मीटर चला है। ये हमको डेटा दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दे रखा है टाइम टू ट्रेवल 81 मीटर, क्योंकि यहां पे डेटा दे रखा है 19 मीटर। ऑलराइट, उसमें t चला तो 100 मीटर चलने में t प्लस हाफ हो गया। अपन ने इक्वेशन लिख दी 81 s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को 2 बार, और इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। a की वैल्यू आ गई 8, दैट इज अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे वेरिएबल्स में है, ये कांस्टेंट में था। जस्ट टू शो यू द डिफरेंस कि यूनिफॉर्म होगा तो यूज कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर कैलकुलस यूज करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। सो आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स प्रोसीड। Relationship between time t and distance x for a moving body is given as t is equal to mx square plus nx when m and n are constant. ठीक है, the retardation of motion is, अब इस मोशन में क्या रिटार्डेशन है, क्या चल रहा है, ये पूछा जा रहा है t और x में फंक्शन देकर। अगेन दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। t को फंक्शन दिया अपन को, ऑलराइट, तो अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx इज बेसिकली 1 बाय वेलोसिटी, तो ये रिजल्ट आ गया। ऑलराइट, वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर दिया, इस तरह से आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो अपन को एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल गया, क्योंकि चेन रूल लगा के dx/dt लिख दिया। बेसिकली कैलकुलस की सिंपल सी प्रैक्टिस है जो आपको थोड़ा सा पेशेंस से करनी है, क्योंकि कुछ सवाल थोड़े टाइम कंज्यूमिंग देते ही देते मेंस वाले, क्योंकि कहीं और थ्योरेटिकल सवाल दिए होते हैं जहां आप पढ़ के भी टिक मार सकते होते। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सवाल में रिटार्डेशन पूछा था तो साइन की जरूरत नहीं है, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना ये सवाल में लैंग्वेज का खेल है, या तो ये थोड़ा सा टाइम में खेलते हैं या कभी कभी लैंग्वेज में खेलते हैं। लैंग्वेज में कैसे खेल रहे हैं? पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। ये बढ़िया लैंग्वेज लिख दी कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। ओके, तो इन्होंने जो क्वांटिटी दी है ना, ये समझिए कि क्वांटिटी दी है dv/ds, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर मीटर, तो वेलोसिटी में चेंज 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ये हो गया। तो dv/ds 5 दिया है। बाकी तो फिर अपने पास ये बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन इज v dv/ds, 20 × 5 किया एंड यू हैव गॉट योर आंसर। प्लीज इस सवाल को अच्छी तरह से जरूर कर लीजिएगा, लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालिए, घबराइए मत। दिस इज द मैक्सिमम दे कैन प्ले, थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस की बात करेंगे। हियर वी गो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में
ये सारी इक्वेशंस आ जाती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करी जाती है कैलकुलस से। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसको इस तरफ ले आके लिख दिया। nth सेकेंड ऑफ मोशन की इक्वेशन आ जाती है जो अपन ने ऊपर यूज भी करी थी, u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। एवरेज वेलोसिटी याद रखिएगा कि वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी आ जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में u प्लस वी बाई टू इंटू टी बन जाता है, नॉट ऑलवेज ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और इक्वेशन एक्स्ट्रा है कि यदि अपन u को v माइनस ए टी यहां से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें यहां पर, तो आपकी एक इक्वेशन और बन जाती है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u को रिप्लेस कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाती है। सो अगेन ये nth वाले की डेरिवेशन है, आप देखना चाहें तो कि अपन ने nth में क्या किया निकालना है, तो n में लिखा, n माइनस 1 में लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यू हैव रिलेशनशिप फॉर nth सेकेंड। चलिए ये यूनिफॉर्म के लिए एक सवाल है, लेट्स ट्राई। So here we go. A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter, if the wall offers a mean resistance of this, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is, दूसरी साइड ऑफ वॉल से निकलने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखिएगा आपको यहां पे फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये निकाल लिया एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन है ये तो एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये लिया अपन ने फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके अंदर पुट कर दिया अपन ने और आपकी वेलोसिटी आ गई 1 बाय रूट 2 विच इज क्लोज टू 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का सवाल है। So here we go. A small toy starts moving from a position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of this, the distance traveled by the toy in the next t second is, starts from rest, that is important, u0, फिर क्या है constant acceleration, सवाल में दे दिया और ये दे दिया 10 मीटर टी सेकेंड में चलता है, और राइट तो अगले टी में कितना चलेगा, तो 10 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो था, 2t के लिए अपन ने इक्वेशन पुट करी 10 प्लस एक्स और x के लिए सॉल्व कर लिया। कई बार बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, s लिख देते और ऐसे ही आंसर देते, वो मत करिएगा क्योंकि उसने पूछा अगले टी में कितना चलेगा, तो अपन ने फॉर्मुलेटी ऐसे किया 10 प्लस एक्स, तो गलती नहीं। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन वाले सवाल थे। अब थोड़े से कभी कभी ग्राफ के ऊपर भी आते, तो थोड़ा सा ग्राफ रिव्यू कर लेते। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वेरी इजी। तो यदि चल ही नहीं रहा पार्टिकल तो स्लोप जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो पैराबोला आ जाता है, राइट, और स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप बढ़ती जाएगी, घट रही है स्पीड तो घटती जाएगी। ये सब चीजें यहां पे बता रखी है, राइट। इंटीग्रल ऑफ एक्स टी कर्व कुछ नहीं होता क्योंकि इंटीग्रल एक्स टी को फिजिकल मीनिंग हमें तो नहीं पता, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। स्ट्रेट लाइन है विद अ कांस्टेंट स्लोप, नॉन जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अगेन एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो इस तरह के आ जाएंगे आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की स्लोप, मतलब वेलोसिटी की स्लोप इज एक्सेलरेशन, जो बढ़ रही है या फिर घट रही है। एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इंटीग्रल वीडीटी यही होता है, राइट। इसी तरह से एटी के बारे में आप बात कर सकते हो, और एरिया ऑफ एटी कर्व क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन हियर देखो। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, ये ग्राफ पेपर पे उन्होंने सवाल भी दिया था। t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पे पोजीशन पूछिए, वीटी ग्राफ देखिए तो हमें यहां तक का एरिया चाहिए 5 तक का, राइट। तो देखिए कैसे निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व, तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लिया एंड यू गेट द फाइनल आंसर एज 9 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट
तो हियर वी गो. A particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field. पढ़ने को पहली बार में आपका चलेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल यहां पर डाल दिया, नहीं. Uniform electric field is very important. Released from rest is also very important. If there is no other force on the particle, dependence of its speed v and the distance x traveled by. देखिए यदि आपने इसको ड्रॉप किया है, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बन गया, यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस बन गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, u 0 है, तो आपका रिलेशनशिप पैराबोला की बन रही है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पे आप देख लीजिए कौन सी आ रही है, v स्क्वायर x के साथ में. ठीक है. नेक्स्ट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा है. तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखिए थी, पूछ रहे थे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. तो यहां पे आपके लिए इक्वेशन कौन सी यूजफुल होगी, a इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स. वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन, राइट. तो यहां पे आपने उस स्ट्रेट लाइन को पढ़ा पहले, तो वो जो स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए. कोई भी ग्राफ दे रखा होता है स्ट्रेट लाइन में तो उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो अपन 9th क्लास में सीखते हैं कि कैसे अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं. तो ये बना ली अपन ने, v एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया, v dv बाय dx में पुट किया, a का फॉर्मूला आ गया a के साथ में, ये रहा. सो अगेन यू कैन सी द फॉर्मूला इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट, विद अ कैसी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है. सो दिस इज योर पॉजिटिव स्लोप. ठीक है. चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी में असेंशियली क्या होता है कि सिर्फ g इज एक्टिंग. ठीक है ना, और हम लोग इतनी कम हाइट पे रहते हैं कि हम यूनिफॉर्म ग्रेविटी मान के सॉल्व कर सके. ग्रेविटेशन में भी सवाल बन सकते हैं, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होगा कि हमने एक बॉडी को 6 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया, फिर वो इसमें नहीं काम करेगा, क्योंकि वहां पे इतनी हाइट पे जाएगा कि ग्रेविटी का वेरिएशन लेना पड़ेगा. वहां पे जी को फिर हम लोग को gm बाय r प्लस एच का स्क्वायर लिखना पड़ता है. r इज रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक, वर्टिकली अपवर्ड फेंका अपन ने, ऑलराइट. तो उसके लिए इक्वेशंस क्या होती है, a को माइनस जी रख सकते थे, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस ले रखा है, और आप सॉल्व करके अलग अलग सिनेरियोस के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी, उसके लिए आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर कर दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो इसमें सवाल आ जाते हैं जहां पे कई बार एयर रेजिस्टेंस वगैरह देते हैं, फिर आने जाने का टाइम सेम नहीं होता. राइट, किसी को यदि नीचे फेंक दिया तो उसके लिए इक्वेशन अगेन एक्सेलरेशन में अपन ने रख दिया g, और nth के लिए करना है सॉल्व, तो ये भी कर सकते हैं, बट इतना याद करके जाने की जरूरत मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को तो नहीं होती है. ये आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से काम चला सकते हैं. किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो आपकी ये इक्वेशंस आ गई है. ऑलराइट, तो हियर वी गो, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. So, ball is dropped from the top of 100-meter height tower. In the last half second before hitting the ground, covers distance 19 मीटर. ये एक्चुअली ऊपर भी हमने सवाल कवर किया था, जस्ट टू शो यू द डिफरेंस. तो यहाँ पे nth सेकंड वाले से भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे. चलिए नेक्स्ट. So water droplets are coming from a open tap at a particular rate. The spacing between a droplet observed at the 4th second after its fall to the next droplet is this. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला टिपिकल क्वेश्चन है. सो हियर वी गो. देखिए 4th सेकंड में इतना चल रही है. ओके, तो फर्स्ट ड्रॉप कितना चली थी ये निकाल लिया आपने. सेकंड ड्रॉप को 3 ही सेकंड मिलेंगे, उसका टाइम निकाल लिया. ऑलराइट, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल के बेसिस पे 1 सेकंड का, तो कितना गिर रहा है, 1 ड्रॉप पर सेकंड. ऑलराइट, सो योर आंसर बिकम्स 1 ड्रॉप पर सेकंड, क्योंकि आप देख सकते हैं, राइट, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व 4 सेकंड आफ्टर इट्स फॉल फॉर द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3. राइट, तो 4th सेकंड और उसके बाद वाली के बीच का डिस्टेंस उन्हें बता दिया, तो ये आपने निकाल लिया. राइट, तो इसके बाद वाली इतना चली थी, तो डिस्टेंस निकाल ली. हियर वी गो. An object is thrown vertically upward
एट इट्स मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम्स जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होती है तो मोमेंटम जीरो होगा। कई लोगों का दिल कहता है कि फोर्स या एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है भाई, राइट, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, हेंस मोमेंटम। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो ट्राई कर लिया होगा आपने। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise, ये बता रखा है। Alright, vertically फेंका है 19.6 से from a top of a tower और जमीन पर टकराती है 6 सेकंड बाद, ठीक है। The height from the ground up to which the ball rises, ग्राउंड से पूछिए हाइट, तो थोड़ा डेटा परेशान करने के लिए दिया है। तो 19.6 इन्होंने दिया है कि थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो वापस टावर से चलकर टावर की हाइट पे आने का टाइम इन्होंने, राइट, मैक्सिमम हाइट तक, ओके, ये निकाल दिया। 19.6 से फेंका तो 2 सेकंड, और वापस यहां से नीचे जाने का टाइम उन्होंने टोटल दे रखा था 6, और राइट, तो इससे आपका एच मैक्स सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, now we are going to talk about projectile motion. You will be amazed to know कि मैकेनिक्स में जितनी रिसर्च करी जाती है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर ये केस वो केस, और राइट, एक तो 2D का आपने कवरेज ही देखा था, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और उतनी रिसर्च करने का, उतना टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस देखिएगा, और राइट, सिंपल सी 1-2 बातें एंड यू आर थ्रू, ठीक है। यदि आप किसी एंगल पे फेंक रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, तो प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ पे जाती है, यहां पे लिखा हुआ है, ऑलराइट, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं। ये 2D मोशन का एक एग्जांपल है, सही बात है, राइट। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी एग्जांपल है, तो यूनिफॉर्म आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई जाती है, और यहां पर यदि अपन ग्रेविटी को यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। पार्टिकल पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑब्लिक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये सब अपन को दे रखा है, राइट। तो ये फेंका पैराबोला पे जा रहा होता है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप देख सकते हैं कभी चेंज नहीं होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बाकी u sin थीटा माइनस gt करके वेलोसिटी वेरी कर रही है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन भी ग्राउंड पे किया, लैंडिंग भी उसी लेवल पे हो रही है, राइट। इसके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वी वाई कैसे वेरी कर रहा है, एक्स में क्या चल रहा है, एक्स में वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है, और एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट का वेरिएशन, ठीक है। वेलोसिटी जोड़ लीजिए एक्स और वाई कंपोनेंट, तो आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी। डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन के साथ वो भी आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट पे भी प्योरली सवाल आते हैं, ठीक ठाक सवाल आते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट्स में 2D के टर्म्स में स्टार्ट। So here we go. Particle starts from the origin at t is equal to 0 with an initial velocity of this and moves in an xy plane with a constant acceleration. देखिए प्रोजेक्टाइल तो नहीं है पर 2D का सवाल है, और इसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो x कोऑर्डिनेट पूछा है जब उसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ और होगी। तो दिस इज x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट का फंक्शन, वैल्यू पुट किया क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस हैं, और आप सॉल्व करते चले गए तो आपको y कोऑर्डिनेट से आपको t मिल गया और x कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया तो आपका रिजल्ट आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। x को अलग किया, y को अलग किया, और दोनों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस थी तो पुट करके सॉल्व कर दिया। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ट्राई कर लिया होगा। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है,
स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स पोजीशन वेक्टर कितना होगा, t इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो फोर्स और मास से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया और वेलोसिटी के अंदर इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं, वैसे तो यूनिफॉर्म था तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, एक बार और इंटीग्रेट किया तो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन आ गया एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ गया टी की वैल्यू पुट करके। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। यू कैन सी कि दुनिया भर की फालतू चीज़ें पढ़ते हैं जबकि मेंस में आती बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेरे PYQ आप करके चले जाइए, 90% के ऊपर आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं मार्क्स मेरे PYQ, क्योंकि मैंने उनको इस तरह से अरेंज किया कि आप उसके साथ में थ्योरी के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली वहां पूछते क्या। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ हाइट, ऑलराइट, 7z kept 7 centimeter in a plane keeping z coordinate constant. At any instant of time its position on xy are defined as this. x और y दे रखा है, z में कांस्टेंट 7 ही रहेगा। At t is equal to 1 second acceleration of particle will be. अब देखिए एक्सेलरेशन पूछा, x और y कोऑर्डिनेट देके और z कांस्टेंट है, तीनों को आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करवाने को कह रहे हैं। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉन जीरो तो 3 आ जाएगा, इसको करेंगे 0 आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव बचेगा। सो दैट इज 30j कैप। दैट्स हाउ वी डिड इट। ओके, आप चाहे तो मैं करके दिखा देता हूँ। पहला वाला किया अपन ने तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया विच इज 3i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 0। एक बार और किया तो ये भी 0 प्लस 15 इंटू 2tj कैप, सो 30j कैप एट t इज इक्वल टू 1। बेसिकली आपसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अलग करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पूछने के मार्क्स दे रहे भैया, ये लोग पूरे पूरे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ठाक सवाल है कोऑर्डिनेट में अलग करने के एक्स वाई के, ठीक है। सो ये आपने ट्राई कर लिया होगा। इसमें क्या कर रखा है, इसमें वेलोसिटी को एक्स और वाई के फंक्शन देके जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पूछिए। ये बड़ा आसान चीज होती है। आपने क्या किया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को पकड़ लिया, ये रहा dx बाई dt, और इसको आपने बराबर कर दिया ky के, फिर आपने dy बाई dt किया, इसको कर दिया kx के बराबर। और अब क्या कर रहे हैं अपन को x और y में रिलेशनशिप चाहिए, इनको डिवाइड कर दिया, dt से dt काट दिया तो dy dx बन गया x अपॉन y, साथ में ले जाके इंटीग्रेट कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी बन गया। तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को बेसिक करके भी आंसर आ सकते हैं। एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस। पिछले 80 पेपर्स में तो यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी हुई है उसको तकलीफ हुई होगी। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप पढ़ फालतू चीजें रहे, बेसिक वो पढ़ेंगे जो आता है तो कोई तकलीफ का पेपर है ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी है तो। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, वापस प्रोजेक्टाइल पे जा रहे हैं हम लोग, अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, वाई के अंदर अपना कोऑर्डिनेट वापस 0 कर दिया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। एसेंट और डिसेंट का टाइम बराबर करके निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 करके निकाल सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, वी वाई को 0 पुट किया, सॉल्व कर दिया, आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आएगी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितना डिस्टेंस चला है जब तक लैंड किया, तो x आपने देखा था ऊपर ux इंटू टी था, तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रेंज आ गया। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए रिजल्ट क्या है, ये सबने रटा हुआ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की फॉर्मूले में साइन टू थीटा को 1 कर दीजिए, तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी, एक्स और वाई के अपन ने फंक्शन बनाया, जैसे ऊपर टाइम को एलिमिनेट किया था यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट कर दिया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन है। और राइट, आप देख सकते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x क्वाड्रेटिक बन रही है। ये फिर से एक इक्वेशन है जहां पे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। ट्राई कर लिया होगा। तो अ गन A and B कैन फायर bullets at speed of this kilometer per second from a point on a horizontal ground. They are fired in possible directions. Ratio of maximum areas covered. एरिया कवर कैसे निकलेगा, रेंज से निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर अपन ने एरिया मान लिया और रेंज का फॉर्मूला पुट किया, साइन टू थीटा को 1 पुट किया और सीधे सीधे u की पावर 4 का रेशियो आ गया, दैट इज 1/60। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
42 और 48 डिग्री दे रखा है, आपने जरूर ध्यान दिया होगा। ऑलराइट, तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, तो दोनों के लिए रेंज तो हो जाएगी सेम। ऑलराइट, अब जिसका, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो y कंपोनेंट जिसका बड़ा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, हेंस ऑप्शन 2 आपका आंसर सही हो गया। कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे और आपने भी जो पढ़ रखे हो उसको एक बार देखिएगा कि वहां पे क्या चीजें पढ़ रहे हैं और मेंस वाले पूछ क्या रहे हैं। ट्राई दिस। A player kicks a football with an initial velocity of 25 meter per second at an angle of 45 degree. 45 degree पे कर रहा है 25 meter per second से. What are the maximum height and the time taken by the football to reach highest point during the motion? मैक्सिमम हाइट कितनी है और टाइम कितना लग रहा है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g याद हो तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट में वी वाई को 0 रख के भी निकाल सकते हैं इक्वेशन में। तो इधर से निकल गया। टाइम कितना लगेगा ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम पूछा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से आधा यू साइन थीटा बाय जी करके निकाला और आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं आती है जो आप सोचते ना लोग कि ये फेंका फिर एक और फेंक दिया फिर ऊपर से फेंका इंक्लाइन ये वो। अब देखिए तो उसी पूछ क्या रहे। A person can throw a ball up to maximum range of 100 meter. How high above the ground he can throw the same ball? थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट लास्ट आते आते आप देखते हैं मैं हर बार लैंग्वेज के ट्विस्ट वाले क्वेश्चन ले ही लेता हूं। तो एक पर्सन यदि मैक्सिमम रेंज 100 मीटर तक फेंक सकता है तो ऊपर कितना फेंक सकता है? इसका मतलब 45 डिग्री पे तो फेंका होगा मैक्सिमम रेंज के लिए, लेकिन जब सीधे ऊपर फेंकना है तो सीधे ही फेंकेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम रेंज का आपने फॉर्मूला लगाया, उससे आपकी यू आ गई और एक बार यू आ गई तो इसी यू से अपन को फेंकना है विच इज यू स्क्वायर बाय 2g। तो यू स्क्वायर बाय 2g आपका 50 मीटर आ गया। राइट, नेक्स्ट। और इसमें कुछ छुपाने वाली चीज नहीं कि सवाल इजी आ रहे हैं कि डिफिकल्ट आ रहे हैं। साथ में मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, पिछले सालों के आए हुए असाइनमेंट भी दे रहा हूं। उसमें कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं डाल रहा हूं, जो आए पिछले 2320 क्वेश्चन उन्हीं के कुछ कुछ क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट करके दे रहा हूं। ये भी नहीं कि सबसे इजी वाला सेलेक्ट कर दे रहा हूं, बिल्कुल रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि बिल्कुल ऑनेस्ट चीज आपको मिल जाए। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन। An object is projected in air with initial velocity u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum, मतलब 45 डिग्री पे फेंका होगा. Another projectile is projected in the air with the horizontal range half of the range of the first object. The initial velocity remains the same in both cases. The angle of projection निकालना है, ठीक है। मैक्स किया था तो ये तो हो गया u स्क्वायर बाय जी। अब ये कह रहा है r बाय 2 किया तो sin 2 थीटा के लिए सॉल्व किया। sin 2 थीटा हाफ मतलब 2 थीटा 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री 150 डिग्री मतलब 15 डिग्री 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं हाउ इजी वाज 2D एंड 1D। अब हम इसके बाद में लेते रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन जिस पे भी लोग बहुत जान लगाते हैं, इनफैक्ट कई बार रिलेटिव मोशन पे रिवर, बोट, रेन मैन और 2500 ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट चीज़ें में बहुत टाइम देते हैं। उसके भी आगे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। तो लेट्स सी एक्चुअली कवरेज कितनी है, क्या आता है एग्जाम में, क्या उतना ही ज्यादा आता है, उतना डिफिकल्ट आता है या रिलेटिवली ठीक ठाक आता है। लेट्स सी। ओके, लास्ट टॉपिक काइनेमैटिक्स का। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन निकालना है तो बेसिकली आपने करना क्या है कि पोजीशन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, ऑलराइट, वो निकाल लीजिए। वो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा वेक्टर्स को। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। इनफैक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, एक्चुअल में से रेफरेंस का वैल्यू घटा दीजिए। सो 1D के अंदर भी सवाल बन सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 1D या 2D का है ये एक्चुअली दो। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, सवाल पढ़ लीजिए, ट्राई करिए, फिर अपन बात करते हैं। सो ट्राई कर लिया होगा। A particle is moving along x-axis with a coordinate, टाइम दे रखा, फंक्शन दे रखा है, कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा एक और पार्टिकल है जिसका भी दे रखा है y कैसे वेरी कर रहा है। अब सेकंड पार्टिकल की स्पीड फर्स्ट के फ्रेम में कितना मैग्नीट्यूड होगा ये पूछा। देखिए, ये फर्स्ट की वेलोसिटी निकाल ली डिफरेंशिएट करके, ये दूसरे की वेलोसिटी निकाली डिफरेंशिएट करके। 1 सेकंड पे दोनों की वेलोसिटी लिख ली कितनी होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इसके रिस्पेक्ट में it would be basically this। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालनी है,
वैसे तो इट शुड बी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, जो यहां पे इट बिकम्स, दोबारा लिख देते हैं, एक मिनट, ओहो, लेट्स गो बैक, ऑलराइट, स्लो चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स velocity of 2 vector minus velocity of 1 vector, so that is vy j cap minus vx I cap. So this is what you get. Solve कर लीजिए and you get your answer, क्योंकि वेक्टोरली जब करेंगे तो vy और vx ही बचेगा, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं, ये 2 का है, ये 1 का है वैसे तो, ठीक है। So this is your answer. चलिए, in a plane relative velocity, तो 2D मोशन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्शन से निकलेगी, अपन ने पहले भी निकाल के देखा था, और इस तरह से वेक्टर बने हुए, तो आप va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2vab cos थीटा, जो cos थीटा थीटा वेयर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो जाएगा। यदि कोलाइड करना है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, ऑलराइट। तो होना क्या चाहिए, बेसिकली दोनों की एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी लाइन के अलोंग आ जानी चाहिए, इट शुड बी अलोंग, तो कोलाइड हो जाएगा, ऑलराइट। फिर रिलेटिव पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्यों स्ट्रेट लाइन आ जाता है, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और यदि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो एक ही पाथ बचता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आप याद रख सकते हैं, जहां पे कंपोनेंट्स बता रखे। सो दिस इज अ क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। A bomb is dropped from a fighter plane flying horizontally to an observer sitting on the plane, sitting in the plane. Trajectory of the bomb is, देखिए जो बॉम्ब में बैठा होगा, सॉरी प्लेन में बैठा होगा, आई एम सो सॉरी, बॉम्ब पे नहीं बैठना है, ऑलराइट। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल में उतनी है जितनी प्लेन की है, और बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एक बार ड्रॉप किया तब भी वो तो वही रहेगी, क्योंकि फोर्स तो लग नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। तो इनफैक्ट वो हमेशा इसके नीचे होगा, तो देखेगा हमेशा मेरे नीचे, तो उसको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड इमेजिन अपन लोग दुनिया में पढ़ के आ रहे हैं जबकि वो लोग पूछ के आ रहे हैं। खैर, कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। So particle starts from origin at t is equal to 0 with an initial velocity of this, moves in xy plane with constant acceleration. The corresponding to the particle at the instant when the y coordinate is this, d की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। सो आपने सवाल जरूर ट्राई कर लिया होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, तो वैल्यू पुट करते चले जाइए और आपका आंसर आ गया। ये रिलेटिव मोशन का सवाल नहीं था, थोड़ा सा गलत जगह पे प्लेस्ड है, थोड़ी सी छोटी छोटी सी एरर है, 1-2% जो जल्दी दूर हो जाएंगे। चलिए, रिवर बोट और मैन प्रॉब्लम। रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली आपको याद ये रखना है कि आदमी की वेलोसिटी जो होती है ना, वो रिवर के रिस्पेक्ट में जो होती है उसमें रिवर की वेलोसिटी वेक्टरली जुड़नी होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब मान लीजिए रिवर के अलोंग तैर रहा है तो वेलोसिटी दोनों का सम हो जाएगी, अपोजिट तैर रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और क्रॉस कर रहा है तो वेक्टरली जुड़ेगी। बस ये याद रखिएगा, देखिए वेक्टरली जोड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो ये रहा सवाल, ट्राई। ट्राई कर लिया होगा। 10 मीटर पर सेकंड से 120 डिग्री पे रिवर में जोड़ दो तैर रहा है, विद द फ्लो डायरेक्शन दे रखी है, और डायरेक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है। स्पीड ऑफ फ्लो कितनी होगी, ऑलराइट, ये पूछा। तो देखिए ये ऐसे तैर रहा है और डायरेक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो देखिए ये उसकी वेलोसिटी 10 थी, ऑलराइट, और सामने पहुंच रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो ये है, ओके, दिस इज VMR विद रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस रिवर की वेलोसिटी इसमें जब जुड़ेगी तो वो ऐसे आ रही है। इसका मतलब जो रिवर की वेलोसिटी थी वो इस वेक्टर से कैंसिल हो रही होगी या बराबर होगी, तो x की वैल्यू आ गई 5 मीटर
पर सेकेंड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो दैट्स इट, इतना ही काइनेमेटिक्स। ये भी बड़ी मुश्किल से एक आध सवाल मिला था रिवर का, तो मैं ले पाया, और ज्यादा कुछ आता नहीं है। सो एंजॉय योर काइनेमेटिक्स इज डन, विच इज अराउंड 4% वेटेज, 4 to 5% वेटेज। एक बार फिर से याद दिला दूं। ऑलराइट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं साथ साथ आपको करवाते जा रहा हूं चीजें। ये देख लीजिए वेटेज, फिर से भूल गए हो तो, कि अपन ने कितनी कम देर में कितना एफिशिएंटली काम खत्म कर लिया। प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमें कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ नहीं करना होता है, उतना करना होता है जिससे कि 90% अपना काम हो जाए, क्योंकि उस पर अपनी परसेंटाइल स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। सो सी, इन सच लेस टाइम यू आर एबल टू रीच, यदि देखा जाए तो अराउंड 5.5% to 6% आप पहुंच पा रहे हैं। यदि 2022 को टारगेट लेके चले और वर्स भी ले तो 3.5-4% आप पहुंच पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।